मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स नोट्स को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। इंटरनेट पे वो नोट्स ढूंढते रहते हैं, अपने दोस्तों से नोट्स लेते हैं। वेल लेट मी टेल यू, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आप अपने नोट्स खुद बनाओ। और इसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला तो ये कि जब आप नोट्स खुद से बनाते हो तो आपको याद रहता है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरी पढ़ के उन नोट्स को बनाया है। तो जब आप एग्ज़ाम टाइम से पहले रिवाइज करते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाते हैं। और दूसरा, हो सकता है कि आपका लिखने का तरीका आपके फ्रेंड के लिखने के तरीके से डिफरेंट हो। अब अगर आप यू को वी पढ़ लो और एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स कर दो, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर योर रैंक। और कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, जब थ्योरी पढ़ता हूँ क्लास के बाद जब क्वेश्चंस लगाता हूँ तो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं हो पाते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको सही फॉर्मूला सही टाइम पे याद नहीं आ रहा है, या फिर आप फॉर्मूले में सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हो, प्लस को माइनस, वेरिएबल में 2 को 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने चाहिए। और इससे एक और एडवांटेज होगा, कई बच्चे एग्जाम में जाके फॉर्मूले डिराइव करने लग जाते हैं, पर ऐसा करने से एग्जाम में प्रीशियस टाइम लूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और इसी के लिए हम लोग साथ में मिलके फॉर्मूले नोट्स बनाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर नोट सेशन। आज हम लोग एनएलएम और फ्रिक्शन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करने वाले। सो आई होप you guys are ready with A4 sheet and pen. Let's quickly get started. सबसे पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन नोट डाउन करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू हैव एफ नेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt. रिमेंबर, मोमेंटम इज वेक्टर, राइट? और इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर मास कांस्टेंट है देन यू कैन राइट दिस एज m इंटू एक्सलरेशन a, राइट? अब इसी का एक और केस आ जाता है, अगर आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है पार्टिकल पे। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एफ नेट जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? आपका जो एक्सलरेशन है, this implies that the acceleration is going to be zero, and this simply means कि velocity जो है पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी, राइट? एंड जीरो इज अ स्पेशल केस, वो पार्टिकल रेस्ट पे भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि अगर एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ऑलराइट? उसके बाद हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम पे। If you have a particle which is in equilibrium, okay, if the particle is in equilibrium, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस पर नेट फोर्स जीरो है, राइट? और मान लेते हैं कि इस पार्टिकल पे तीन कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। मैं डायग्राम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये पार्टिकल है, इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3 लाइक दैट, such that the net force is zero। और अगर आपके पास एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल मान लो आप θ1 है, ये θ2 है, एंड दिस इज θ3, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है विच इज लैमीज थ्योरम। जिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ यू अप्लाई दिस थ्योरम, देन F1 by sin θ1 is equal to F2 by sin θ2, which is equal to F3 by sin θ3. This is Lami's theorem. कई केसेस में आपको इस थ्योरम से काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर आ जाएगा। सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ऑलराइट? तो ये हो गया हमारे पास लैमीज थ्योरम। अब आते हैं पुली के केस पे। पुली से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो अगर सपोज आपके पास इस तरह से पुली है, यू हैव अ पुली लाइक दैट, जिससे दो मासेस अटैच्ड हैं, M1 एंड M2, और अगर आपको एक्सलेशन ऑफ पुली दिया हुआ है
लेट्स से AP, और इन दोनों मासेस की भी एक्सेलरेशन दिए हुए हैं A1 और A2, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो रिलेट करता है एक्सेलरेशन ऑफ द पुली विद A1 एंड A2. क्या फॉर्मूला है? यू हैव AP to be equal to A1 plus A2 divided by 2, राइट? अब एक स्टेप फर्दर जाएं तो वेलोसिटी के टर्म में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. यू हैव वेलोसिटी ऑफ द पुली टू बी इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2. याद रखना ये जो फॉर्मूला है उसमें सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आप जब वैल्यूज पुट करो तो साइन के साथ आपको वैल्यू पुट करनी है. ऑलराइट, तो ये आ गया. और एक और मेथड होता है जिससे काफ़ी सारे पुली के क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कांस्टेंट है विद टाइम, राइट? तो आप बोल सकते हो कि L इज कांस्टेंट विच इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ से यू कैन गेट dl by dt टू बी इक्वल टू 0. ऑलराइट, सो आई होप you guys are noting everything along with me, तभी ये यूजफुल होगा, तभी ये हेल्पफुल होगा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सूडो फोर्स पे. तो सूडो फोर्स की अब बात कर लेते हैं. सूडो फोर्स, सूडो फोर्स. तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में डील कर रहे हो, राइट, तो उस केस में आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ऑन योर सिस्टम, है ना? तो मान लो कि आपके पास इस तरह से एक फ्रेम है, आपके पास एक लेट्स से एक लिफ्ट है जिसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, m मास का, एंड लेट्स से कि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी इनर्शियल फ्रेम, लेट्स से ग्राउंड, ये है a. तो अगर आप इस फ्रेम में चले जाओ जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सो F सूडो विल बी इक्वल टू माइनस ma. आपको दिख रहा होगा वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. ऑलराइट, तभी जब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे इस सूडो फोर्स को कंसिडर करके, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. ओके, तो ये आ गया आपका सूडो फोर्स. अब एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की बात करते हैं विच इज इम्पल्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स नाउ. इम्पल्स, तो इम्पल्स का सिंपल सा मतलब ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. कैसे डिफाइन करते हैं? वेल, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलराइट, सो जे इम्पल्स is integration f dt from the time interval t1 to t2. इस तरह से आप इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो. और आपको पता ही है कि जो मोमेंटम होता है, राइट, और जो फोर्स है वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? F इज डी पी बाई डी टी, वही सेकेंड लॉ से हमने देखा था. तो यहाँ से आप F डी टी को डी पी अगर पुट कर दो तो यू विल गेट दिस टू बी इक्वल टू impulse to be equal to change in the linear momentum. तो आप लिख सकते हो PF minus PI to be equal to J, है ना? आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो तो उससे भी आपको इम्पल्स मिल जाएगा. और अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, इफ यू हैव ग्राफ बिटवीन F and T, so if you have F and T and let's say the curve is like that, तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा दैट इज ऑल्सो इम्पल्स. तो डिफरेंट मेथड्स यूज करके आप इस क्वांटिटी इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? उसके बाद हम लास्ट में डील करते हैं विद फ्रिक्शन. तो इस नोट का जो लास्ट सेक्शन होगा दैट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन पे आते हैं. सो यू हैव फ्रिक्शन नाउ. आपको पता है कि फ्रिक्शन के केस में इट कैन बी स्टैटिक एज वेल एज काइनेटिक, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग केस है दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन.
तो अगर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट अगर आपको करना है, then the static friction force is always less than equal to mu L into N, where mu L is the coefficient of limiting friction. Alright? वहीं अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करनी है, जब बॉडी मूव कर रही है, then this is mu K into N, where mu K is the coefficient of kinetic friction. अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, तो इस तरह का कर्व आता है, आपको पता होगा, इस तरह का, राइट, वेयर ऑन अलोंग द एक्स एक्सिस यू हैव द एक्सटर्नल फोर्स, अलोंग द वाई एक्सिस यू हैव द फ्रिक्शन फोर्स. ये वाला जो पार्ट है इस ग्राफ का, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच इज सेल्फ एडजस्टिंग, राइट. इसकी जो पीक वैल्यू है, this peak value, this value is the limiting value, so this is mu L into N, और ये वाली जो वैल्यू है, this is the kinetic friction value which is mu K into N. तो ये आ गया हमारा ग्राफ between the friction force and the external applied force, right? और एक और इसमें क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. तो अगर आपके पास इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है सच दैट दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, तो आपको पता है उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कुछ इस तरह, और यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा टू बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल, या फिर द थीटा will be equal to tan inverse mu L, right? And we are done. इस चैप्टर में आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूले कम है, लेकिन उनके एप्लीकेशन जो है that are, you have various applications. So this chapter is rich in that sense. अगर आप देखोगे तो इस तरह से हम लोगों का जो नोट है that is ready, right? So hopefully this was helpful. See you in the next session. Thank you.